हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अगत तंत्र। ठीक है। अगत तंत्र सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है जिसमें हम टॉक्सिकोलॉजी अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का सिर्फ एक ही पेपर रहता है 100 मार्क्स का। लेकिन एक पेपर है तो हमें लाइटली नहीं लेना है, इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान देके पढ़ेंगे, भले ही एक पेपर है लेकिन हमें अच्छे से सब कुछ आना चाहिए। ठीक है। तो अगत तंत्र का फर्स्ट चैप्टर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ अगत तंत्र, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर। अगत तंत्र की अवधारणाएं। ठीक है। अभी एनसीएसएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से पॉइंट है हम देखेंगे। देखिए, ये चैप्टर ना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बात, इसमें से 1 मार्क का एमसीक्यू भी है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी निकलता है और 10 मार्क का भी निकलता है। यानी ये चैप्टर इट्सेल्फ बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाएगा हमारे लिए। और इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं एनसीएसएम के अकॉर्डिंग, तो हमें सारे पॉइंट्स एक के एक बार देखने हैं। पहला तो है अगर तंत्र एंड क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। सेकेंड है इसका स्कोप। देन थर्ड है डेफिनेशन ऑफ विश एंड पॉइजन सिनोनिम्स, विष गुण, डिफरेंस बिटवीन विष, मद्य, ओज गुण, विष गति, क्लासिफिकेशन ऑफ विष, पॉइजन, स्थावर एंड जांगम विष, ये सभी हमें देखना है एक के बाद एक। ठीक है। फिर है डिफरेंस बिटवीन पॉइजन, वेनम एंड टॉक्सिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी निकलता है 5 मार्क्स में। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मोड ऑफ एक्शन ऑफ विष एंड पॉइजन। फिर है फैक्टर्स मॉडिफाइंग द एक्शन ऑफ पॉइजन। फिर है विषवर्धक भाव एंड विष संकट। फिर है विष वेग, वेगांतर, स्थावर विष, वेग अनुसार लक्षण एंड चिकित्सा। और लास्ट में है विष पीत एंड विष मुक्त लक्षण। देखो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे, हम शांति से पढ़ेंगे इसको। और 10 मार्क्स में भी आने वाला है, 5 मार्क्स में भी आने वाला है, इसलिए कोई चीज छोड़ने का तो स्कोप ही नहीं रहता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है अगतंत्र क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन। अगतंत्र आयुर्वेद की 8 शाखा में से है। इसे विष तंत्र नाम से भी जाना जाता है, दिस सिनोनिम, उसको विष तंत्र भी कहा जाता है। विभिन्न आचार्यों ने इसे दृष्टा चिकित्सा, विष वैद्य, विष विद्या, विषगर, वैरोधिक प्रशमनम, झांगुलिक आदि नामों से संबोधित किया गया है। देखो, ये सब ना याद कर लेना क्योंकि एमसीक्यू में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज, ऐसे मतलब एमसीक्यू में ये निकलता है विच ऑफ द फॉलोइंग करके। फिर है यह मुख्यतः विष चिकित्सा पर आधारित है, दैट्स वी ऑल नो। वर्तमान में यह एक सैद्धांतिक विषय बन चुका है, लेकिन प्राचीन समय में यह निदानिक यानी क्लिनिकल रूप में से प्रचलित किया जाता था। इसका प्राचीन समय में सिर्फ क्लिनिकल डायग्नोसिस रूप में प्रचलित किया जाता था। ओके। अभी ये सैद्धांतिक विषय बन चुका है। चलो आगे देखते हैं। इसमें से आपको याद रख, इंट्रोडक्शन में से आपको याद रखने में एक ये दो पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में निकल सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर उसकी निरुक्ति है। अगत तंत्र इज इक्वल टू अगत प्लस तंत्र। अगत गद धातु में अ उपसर्ग लगाने से बना है, जिसका अर्थ है विषहर औषधि। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? विषहर औषधि। तंत्र, तंत्र का मीनिंग क्या है? त्रायते शरीर अनेन इति तंत्र, अर्थात जो शरीर की रक्षा करे उसे तंत्र कहलाया जाता है। अमरकोश के अनुसार अगध के पर्यायवाची शब्द भेषज, औषध, भेषजम, अगध और जाय। देखो ये इंपॉर्टेंट है। देखो सिनोनिम्स जहां पे भी आते हैं ना अगध के, अगध तंत्र के, ये अच्छे से कर लेना, मोस्ट मोस्ट टाइम की है। नास्ति गदो यस्य, अर्थात निरोग या रोग रहित। फिर है नास्ति गदो यस्मात्, अर्थात विष नाश करने का ये विज्ञान। ठीक है, ये दो डेफिनेशन भी कर लेना, आप अगर एग्जाम में लिखोगे आपकी अलग इंप्रेशन आएगी। आगे बढ़ते हैं। अगरतंत्र की परिभाषाएं। ठीक है, परिभाषाएं क्या है ये देखते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अगरतंत्र नाम सर्प, कीट, लुता, मुशक आदि दंष्ट विष व्यंजनार्थ विविध विष संयोगोपशमनार्थ च। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये कराई ही जाती है। अगरतंत्र में आपको कुछ भी नहीं आया तो एटलीस्ट उसकी डेफिनेशन आनी ही चाहिए, वाइवा के लिए भी इट्स मोस्ट टाइम थिंग, तो आपको आना ही आना चाहिए। फिर है यह शाखा में है जिसमें सर्प, कीट, लुटा, मूषक आदि का दंश एवं अन्य विषयों के उत्पन्न लक्षणों का श्रवण। हाँ, ये इसका ट्रांसलेशन है, ये भी आप देख लेना अच्छे से। ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। आचार्य चरक के अनुसार विषगर विरोधिक प्रशमनम। देखो ये सिंगल सेंटेंस में ही आपको दिया गया है, याद रहे तो बहुत ही अच्छा है। विष यानी जहर, गर विषैला मिश्रण, और विरोधिक शरीर में बेचैनी उत्पन्न करने वाला पदार्थ। यह विज्ञान इनका उपचार करने से संबंधित है। ये देखो एक एक चीज का ना मीनिंग ये डिटेल में समझाया गया है। विषगर विरोधिक प्रशमनम, ठीक है, ये आचार्य किसने दिया है, कौन सा आचार्य ने दिया है, ये चरक ने दिया है। ठीक है, और इसका डिटेल में मीनिंग यहाँ पे समझाया गया है। आचार्य भागवत के अनुसार दंष्टा चिकित्सा इज इक्वल टू, अर्थात दंश से उत्पन्न विष के लक्षणों की चिकित्सा करना। दंश का अर्थ है काटना, मतलब किसी चीज ने काटा है आपको, उसकी चिकित्सा करना, उसको क्या कहेंगे हम, दंष्टा चिकित्सा। ये किसने दिया है, भागवत है। देखो कौन से आचार्य ने क्या दिया ना, वो अच्छे से याद करना, एमसीक्यू में आ सकता है। गणतंत्र संबंधी ग्रंथ और उसका संदर्भ ये देखते हैं। आ, देखो अभी इसमें ना अध्याय अगर आपको याद नहीं रहेगी ना एक टाइम पे, तो वो चल जाएगा। अध्याय अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो वो चलेगा, लेकिन स्थान अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर में दिया हुआ है वो याद कर लेना। चरक संहिता चिकित्सा स्थान में दिया है, सुश्रुत संहिता कल्प स्थान में दिया हुआ है। अष्टांग हृदय, ये देखो ये तीन अध्याय का कर लेना, ये मेन है। ये तीन का अध्याय भी कर लेना, अगर नीचे का आपको अध्याय याद नहीं रहेगा तो एक टाइम पर चल जाएगा। स्थान कर लेना। अष्टांग हृदय में उत्तर तंत्र दिया है। काश्यप संहिता में सर्व विधि विप्रतिपादिका में दिया हुआ है। हारित संहिता में तृतीय में दिया हुआ है, तृतीय खंड में। भाव प्रकाश में चिकित्सीय गण में दिया हुआ है। भेषज रत्नावली में विषरोग चिकित्सा में दिया हुआ है। ठीक है, और रस रत्नागिरी में सिर्फ 24 चैप्टर मेंशन है, अध्याय नंबर 24 उसमें मेंशन है, उसका स्थान अब नहीं दिया। देखो इसमें आपको पता ये होना चाहिए, चरक सुश्रुत अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय, इतना आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर नीचे का सिर्फ आपको नाम आता है, स्थान आता है तो चलेगा, लेकिन इन सब का सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि ये सब मेन है। हम जो पढ़ते हैं ना, इसमें से मेन हमारे सारे रेफरेंस है अगर तंत्र में, तो ये इतना आना चाहिए। अभी definition of toxicology. Toxicology is a branch of medical science that deals with the poison in relation to their sources, properties, action, symptoms, which they produce, fatal dose, toxicity, diagnosis, treatment, and autopsy features. Toxicology is the study of toxins, that is poisons, and their effects on a living system. It is a broad field derived from biochemistry, pathology, histology, pharmacology, and several other branches of medicine. देखो अब इसी का मॉडर्न कंसेप्ट हम देखने वाले हैं। अगर ये सब्जेक्ट में अभी क्या है पता है आपको, एक बार जो हम आयुर्वेद देखेंगे उसी का उसी चैप्टर में हम मॉडर्न भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको मॉडर्न भी इसके साथ ही पढ़ा दूंगी, उसका अच्छे से मीनिंग भी सीख लेंगे। ठीक है, अभी डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी आपको अच्छी आनी चाहिए। तो डेफिनेशन में क्या बताया गया, इट्स अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। भी मेडिकल जैसे आगे भी हमने देखा कि आयुर्वेद की 8 शाखाएं हैं, इसमें से एक है, वही सेम यहाँ पे रिपीट किया है कि ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द पॉइजन, जो पॉइजन के साथ अच्छे से डील करता है। क्या क्या होता है उसमें पॉइजन का, पॉइजन का सोर्स मतलब कहाँ से आता है, उसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज यानी उसके गुण क्या है, उसकी एक्शन यानी उसके कर्म क्या है, फिर सिम्टम्स यानी कौन कौन से पूर्व रूप रूप दिखाएंगे बॉडी पे, फिर फटल डोज मतलब कितने टाइम कितने डोज में वो पॉइजन जाएगा तो बॉडी में इफेक्ट होगा। ठीक है, उसके साथ फटल पीरियड भी आएगा। ठीक है, कितना टाइम और कितना डोज फटल पीरियड। फिर है टॉक्सिसिटी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और ऑटोप्सी फीचर। ठीक है, इतनी सारी चीज कहाँ पे आएगी, डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। इतना आपको समझ आ गया। ठीक है, और अभी क्या बताया गया है आगे कि ये लिविंग सिस्टम पे कैसे अफेक्ट करेगी, उसके बारे में भी हम बात, जैसे उसकी उसका बहुत एक एक फील्ड उसका बहुत डेराइव्ड है, कहाँ कहाँ से, बायोकेमिस्ट्री है, पैथोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, इन सभी में ये सब डिराइव्ड होता है। ठीक है, ये हो गया उसका डेफिनेशन। अभी आगे बढ़, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, इट डील्स विद द caution, diagnosis, management of poison in humans. Clinical toxicology, इसमें क्या है, कॉशन मतलब कहाँ से होता है, उसका कॉज क्या है। डायग्नोसिस, हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि ये चीज कोई ये जो पॉइजन है वो किसका पॉइजन है, रेदर इट इज स्नेक पॉइजन या इट्स काइंड ऑफ इंसेक्ट पॉइजन, तो वो डायग्नोसिस है। एंड देन मैनेजमेंट, कैसे हम उस पॉइजन की ट्रीटमेंट करेंगे, दैट इज मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी,
Clinical toxicology is especially useful when dealing with the people who are poisoned or have overdosed, making it beneficial or medical professional. क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी स्पेशली यूजफुल कहाँ पे यूजफुल है वो, जब उसको हमें डील करना होता है उन लोगों के साथ जो पॉइजनस है, उनका अफेक्टेड है या फिर ओवरडोज कर दिया है, तो तभी हमें इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस आपको एक मार्क में नहीं पूछने वाला है कोई, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। इसका मेन मेन क्या है मोटो, कि अगर कोई पर्सन पॉइजन पॉइजन युक्त है, विष युक्त है उनका, या फिर ओवरडोज कर दिया है, तो उसी के लिए हम टॉक्सिकोलॉजी पढ़ रहे हैं। एज ए वैद्य, एज ए डॉक्टर, हमें ये पता होना चाहिए। चलो, दूसरा पॉइंट क्या है। नॉलेज ऑफ potential drug and chemical hazard helps the clinical toxicologist raise awareness and prevent chemical intoxication। ठीक है, पोटेंशियल ड्रग एंड केमिकल हैजार्ड, ये दूसरा पॉइंट। देखो, इसमें सिर्फ आपको मेन पॉइंट याद रहेगा ना तो भी चलेगा, सिर्फ मेन मेन कीवर्ड्स याद कर लो। थर्ड इज टॉक्सिकेंट आर अ मेजर कॉज ऑफ द क्लिनिकल डिजीज। हाँ, अभी ये देखो, टॉक्सिकेंट्स यानी जो टॉक्सिक पदार्थ है, सब्सटेंस है, देर आर द मेजर कॉज ऑफ क्लिनिकल डिजीज। Therefore, clinical toxicology is a part of internal medicine, benefiting from other medical specialists। यानी कि इसका ये मतलब है कि क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी ये पार्ट है इंटरनल मेडिसिन का। ठीक है, जिससे हम अलग अलग डिजीज है उसका हमें कॉज पता चले। क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजिस्ट वर्क ऑन डेवलपिंग न्यू मेथड टू डिटरमाइन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द केमिकल्स एंड ड्रग्स एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग व्हाट डोजेज कॉज दिस इफेक्ट। देखो, अभी इसमें क्या बताया गया कि न्यू मेथड टू डिटरमाइन, मतलब हमें एक निश्चित करना होगा कि न्यू मेथड है जो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल ड्रग्स, और उसका जो हार्मफुल इफेक्ट और उसका डोजेज दोनों के बारे में बात होती है। ठीक है, अभी देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर एक समझ लो मार्केट में एक नई मेडिसिन आई, अभी उस मेडिसिन जब हम लेंगे तभी हमें पता चलेगा कि उसकी हार्मफुल इफेक्ट क्या है और उसके कितने डोज लेने के बाद इसकी हार्मफुल इफेक्ट आई हुई है। ठीक है, ये दोनों देखना भी इट्स अ क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजिस्ट का वर्क है। ठीक है, दे also स्टडी स्पेसिफिक केमिकल्स टू फाइंड सेफ यूजिंग गाइडलाइंस। दे also स्टडी स्पेसिफिक केमिकल्स, मतलब कोई स्पेसिफिक केमिकल्स पे भी वो स्टडी करते हैं। क्या देखने के लिए, टू फाइंड सेफ यूजेज गाइडलाइन। ठीक है, अभी देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज अ पॉइजनस, राइट, लेकिन उसके कौन से डोज में देने से वो आपके बॉडी में अच्छे शोधन रूप में वर्क करेगी, वो देखना किसका काम है, एक क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजिस्ट का। अभी आगे देखते हैं। Clinical toxicology is an extremely important field today, especially as drug overdose is one of the leading cause of injury related death। देखो, अभी यहाँ पे ये बात की है कि ये इम्पोर्टेंट फील्ड है आज के जमाने में, क्योंकि ड्रग का जो ओवरडोज होता है ना, वो एक मरने का एक मुख्य कारण है। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इतना देखने के बाद हम अब फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी देखेंगे। ये सब हमने क्या देखा है, ये सब है क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, ये याद रखना। अभी है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, ये अभी हम दूसरा देखेंगे। अभी देखो, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ ये पूरा इंपॉर्टेंस ऑफ क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, ध्यान से देख लो। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि ये कहाँ पे यूजफुल है, जो पीपल पॉइजनस मतलब विष युक्त होते हैं उनका क्या ओवरडोज है, ये जानने के लिए फर्स्ट पॉइंट है। देन सेकंड पॉइंट में क्या है, केमिकल हैजार्ड और पोटेंशियल ड्रग्स की अवेयरनेस के लिए। थर्ड पॉइंट क्या है, मेजर कॉज ऑफ क्लिनिकल डिजीज, वो डिजीज उसकी वजह से होता है तो वो भी हमें जानना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट क्या है, न्यू मेथड टू डिटरमाइन हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, केमिकल ड्रग्स की हार्मफुल इफेक्ट और डोज कौन से डोजेज के अकॉर्डिंग हुआ है वो जानना। फिर नेक्स्ट पॉइंट लास्ट का क्या है, कि उसकी स्पेसिफिक केमिकल्स उसके कौन से है जो कि ना होने से आपको सेफ रहेंगे आप। और लास्ट पॉइंट क्या है, ओवरडोज, उसका ओवरडोज कौन सा ज्यादा रहेगा कि तो जिससे इंसान की डेथ होती है। ठीक है, तो ये अभी हो गया इम्पोर्टेंस। अभी है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। It is a branch of toxicology that deals with the medical and legal aspect of a harmful effect of chemicals on humans। देखो, ये चीज ना, ये वर्ड एक आना itself बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेडिकल और लीगल एस्पेक्ट, ये वर्ड लिखना
ये फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट। दिट इटसेल्फ शोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोरेंसिक। ओके, अभी हम है टॉपिक 2 पे, स्कोप ऑफ अगरतंत्र। देखते हैं अगरतंत्र की परिभाषा और क्षेत्र, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ अगरतंत्र। अगरतंत्र आयुर्वेद की वह शाखा है जो विष विज्ञान टॉक्सिकोलॉजी से संबंधित है। यह विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न विष की पहचान, वर्गीकरण और प्रबंधन से संबंधित है, जैसे पौधे, पशु, खनिज, पर्यावरणीय प्रदूषण एक्सेट्रा। अगर शब्द का अर्थ विषहर दैट इज एंटीटोड होता है। हाँ देखो, ये तो आपको पता ही है ना, अगर आगे हमने देख लिया उसकी निरुक्ति। ठीक है, अगर शब्द का अर्थ है विषहर एंटीटोड, जो इसे विष के उपचार और प्रबंधन से जोड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है अगरतंत्र के मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अगरतंत्र। स्वस्थ व्यक्तियों की रक्षा करना ताकि वे विषयों से प्रभावित न हो, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। और सेकेंड इज विषय प्रभावित व्यक्तियों का प्रबंधन, मैनेजमेंट। ये सेम वही है जो आयुर्वेद का प्रयोजन है ना, उसी तरह इसमें भी बात की गई है। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ की, स्वस्थ जो है उसका स्वास्थ्य बनाए रखना, और जो विकार युक्त है उनको ट्रीट करना। उसका सही है, सेम ही है। क्या सेम है? जैसे जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको प्रोटेक्शन करना है, और जो प्रभावित है उसका मैनेजमेंट यानी चिकित्सा करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगरतंत्र के प्रमुख पहलू, दैट इज की एस्पेक्ट ऑफ अगरतंत्र। विषय विज्ञान टॉक्सिकोलॉजी, विषैले पदार्थों और उनके शरीर पर प्रभावों का अध्ययन। व्हाट इज टॉक्सिकोलॉजी? विषैले पदार्थ और उनके शरीर पर प्रभावों का अध्ययन। एंड सेकेंड क्या है? विषैले पदार्थ दैट इज पॉइजनस सब्सटेंस, उसका क्या दिया गया है? उसका दिया गया है यह पौधों, जानवरों, खनिज और रासायनिक स्रोतों से उत्पन्न विष को कवर कर देता है। ठीक है, ये दोनों चीज हो गई। अभी आगे बढ़ते हैं। प्रतिविष और उपचार, व्हाट इज एंटीडोट एंड ट्रीटमेंट। हर्बल चिकित्सा, आहार संशोधन और पंचकर्म जैसे शुद्धिकरण तकनीकों द्वारा विष का निवारण करना। फिर रोकथाम के उपाय, प्रिवेंटिव मेजर्स। सुरक्षित भोजन, देखो प्रिवेंटिव और एंटीडोट में पता है क्या फर्क है? एंटीडोट यानी यू आर ऑलरेडी कंज्यूम्ड पॉइजन एंड नाउ यू आर सपोज टू टेक ट्रीटमेंट, दैट इज एंटीडोट ट्रीटमेंट। एंड प्रिवेंटिव यानी आपकी बॉडी में नहीं है, विष अभी तक गया ही नहीं है, लेकिन ना जाए उसकी तकेदारी रखना, दैट इज प्रिवेंटिव मेजर। सुरक्षित भोजन और पानी का सेवन के लिए दिशा निर्देश, विषम मुक्त वातावरण में रहना, जहरीले जीवों और पदार्थों का संभालने की विधियां। ठीक है, अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आयुर्वेदिक विश्व विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित आधुनिक औषध विज्ञान में नई औषधि और प्रतिविषयों की खोज। ये सिर्फ मेन है, ये आप याद रख लो, नई औषधि और प्रतिविष की खोज। प्रतिविष यानी एंटीडोट। ठीक है, न्यू मेडिसिन भी देखनी है और एंटीडोट की खोज यानी रिसर्च करना है उस पे। फिर है सार्वजनिक स्वास्थ्य में योगदान, पब्लिक हेल्थ कंट्रीब्यूशन। विश्व से जुड़ी जागरूकता बढ़ाना, मतलब अवेयरनेस की बात की है यहाँ पे। फिर है लीगल एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट हम देखेंगे। आपराधिक मामलों में विषाक्तता के कारणों की जांच में सहायता करना। देखो लीगल एस्पेक्ट में मेनली वो जो तीन आता है ना मेडिको लीगल में, सुसाइडल, होमिसाइडल और एक्सीडेंटल। डिटेल में देखेंगे, अभी से इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, आगे सब धीमे धीमे आएगा। अभी के लिए इतना याद रख लो कि लीगल एस्पेक्ट में ना आपराधिक मामला जो होता है यहाँ पे किसी की मौत हुई है, किसी का कत्ल हुआ है, तो उसी में हम यूज होता है। ठीक है, पर पर्यावरणीय कारकों से संबंध, रिलेशन टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगर तंत्र भूमि, वायु, जल प्रदूषण से संबंध, यह विषैले पदार्थों को हानिकारक प्रभावों से निपटने में मदद करता है, जो प्रमुख स्वास्थ्य खतरों में से एक है। सिंपल है, ये दो चीज समझ में आ गई। ठीक है, सिंपल ही है। अगर तंत्र में भूमि, वायु, जल जो प्रदूषण है उस पे होता है, और सेकेंड इज हानिकारक प्रभाव से निपटने में मदद करता है। चलो अभी हम पहुंच गए हैं टॉपिक नंबर 3 पे। मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी को एक टॉपिक और दूसरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर ऑन टॉपिक 3, दैट इज डेफिनेशन ऑफ विष, पॉइजन, सिम्टम्स, विष गुण, डिफरेंस बिटवीन विष मध्य ओज गुण, विषगति, क्लासिफिकेशन ऑफ विष, पॉइजन, स्थावर एंड जंगम विष, अधिष्ठान। ठीक है, ये है टॉपिक नंबर 3।
अभी ये टॉपिक ना बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक में से एक क्वेश्चन आने ही आने वाला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से सबको आना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो आगे पढ़ते हैं। विष और पॉइजन की परिभाषा। विष की निरुक्ति। विष शब्द विष धातु से बना है, जिसमें क प्रत्यय जोड़ा गया है। इसका अर्थ है घेरना, छाना, व्याप्त होना। जो पदार्थ शीघ्रता से रसादी धातुओं में फैल जाए उसे विष कहा जाता है। देखो इसमें ना सिर्फ ये सिंगल पॉइंट भी आप याद कर लोगे ना, बहुत अच्छा है, और उसका मीनिंग कर लेना। ठीक है, ये घेरना, छाना, व्याप्त होना, ये याद नहीं रखोगे एक टाइम पे तो चलेगा, ये क प्रत्यय वाला याद नहीं रखोगे ना एक टाइम पे तो चलेगा, लेकिन ये और ये अच्छे से कर लेना। ठीक है, फिर है विष की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ विष। जो पदार्थ जीवधारियों के अभ्यंतर एवं बाहरी तंत्र के संपर्क में आकर शरीर में प्रवेश करता है और कष्ट उत्पन्न करता है या प्राणों का नाश करता है, इसे विष कहते हैं। देखो बहुत ही सिंपल चीज बताई गई, अभ्यंतर और बाहरी तंत्र, सिर्फ ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे याद करने हैं एज ए डेफिनेशन ऑफ विष। अभ्यंतर दैट इज इंटरनल, बाह्यांतर दैट इज एक्सटर्नल, इन दोनों के रूप में जो प्राण का नाश करता है उसे विष कहते हैं। अभी है शारंगर संहिता में एक अच्छी डेफिनेशन दी गई है विष की। देहम प्रविश्य यद द्रव्यम दूषयित्वा रसादिकान् स्वस्थ प्राण हरम च स्यात् तद द्रव्यम विषमुच्यते। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको कंपलसरी करनी ही करनी है, ये मोस्ट आईएमपी है। जैसे मैंने बताया अगर तंत्र की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, इसकी डेफिनेशन भी अच्छे से आनी चाहिए। वाइवा में ये पूछते ही पूछते हैं, अच्छे से करनी ही है, सबको करनी है। ठीक है, अगर आप कुछ लोग रटने में दिक्कत हो रही है फिर भी ये तो करना ही करना है। इसका ट्रांसलेशन है, शरीर में प्रवेश कर जो पदार्थ रस आदि धातुओं को दूषित कर के स्वास्थ्य स्वस्थ व्यक्ति के प्राण को हर देता है, इसे विष कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चरक चिकित्सा की डेफिनेशन है, और ये सुश्रुत कल्प स्थान की डेफिनेशन है। देखो डेफिनेशन सिर्फ आप एक ही याद करोगे ना शारंजर की तो ये चलेगा, इतना इसमें लोड लेने की बात नहीं है। एक डेफिनेशन आप करोगे तो चलेगा, लेकिन दोनों के ट्रांसलेशन आप अच्छे से आपको आना चाहिए। विष की क्रिया 8 विषक्त वेगों में प्रकट होती है, जिसमें 10 गुण होते हैं। 24 चिकित्सीय उपायों है, उपचार किया जा सकता है। इसका स्वभाव गुड़ के समान क्लेद युक्त, चिपचिपा, गीला, और वर्षा ऋतु में इसकी तीव्रता अधिक हो जाती है। ये किसने दिया हुआ है? चरक आचार्य ने। ठीक है, ये चरक आचार्य दिया हुआ है। फिर सुश्रुत ने क्या बताया है, जिसे देखकर देवता भी विषाद यानी दुख और चिंतित हो जाए, इसे विष कहा गया है। अभी है डेफिनेशन ऑफ पॉइजन। A poison is any substance that when introduced into the body by any route, that is ingestion, inhalation, injection, absorption, or produce harmful effect. The effect may include disease, deformity, or death. डेफिनेशन ऑफ पॉइजन में ये बताया गया है कि ऐसा पदार्थ जो आपकी बॉडी में कोई भी मार्ग से अंदर जाए, वेदर वो मुख से जाए या नाक से, मतलब इनहेल करने से जाए, इंजेक्शन के रूप में जाए, या अब्सॉर्ब यानी शोषण के रूप में जाए, और आपको हार्मफुल इफेक्ट दे, उसको हम पॉइजन कहेंगे। इसमें तीन है, कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट होगी? तीन है। एक तो डिजीज, आपको कोई रोग हो सकता है। सेकेंड डिफॉर्मिटी, आप परमानेंटली डिसेबल हो सकते हैं, जैसे अगर आंख में से अगर पॉइजन आपकी बॉडी में क्या हो सकता है, आपका लॉस ऑफ विजन हो जाए, दैट इज डिफॉर्मिटी। एंड द थर्ड इज डेथ। अभी है सिनोनिम्स, कौन कौन से सिनोनिम्स आप देखेंगे। फर्स्ट है श्वेड, देन गरल, देन विष, कालकुट, गर, अंबु संभव, रस रसायन, घोर, जांगुलाम, पावकोपम, विषाद, हलाहल आदि। देखो इसमें ना इतने सारे हैं, आप कोई भी 7 कर लो, 8 कर लो, बहुत इनफ है। ठीक है, इसमें बहुत इनफ, इतने कर लो। विष के गुण। विष के गुण हम देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार, चरक चिकित्सा स्थान में दिए गए हैं। ये अगर आपको डेफिनेशन याद रहे तो बहुत अच्छा है, ये डेफिनेशन बहुत सारे लोग अच्छे से याद करते हैं दूसरी कॉलेज में से, तो हमें ये डेफिनेशन तो अच्छे से करनी ही करनी है। लघु, रुक्ष, आशु, विशद, व्यवाय, तीक्ष्णम, विकासी, सूक्ष्मम च। उष्णम अनिर्दिश्य रसम,
दश गुणम मुक्तम विषम तग्ने ही। देखो ये जो है ना संधि है, उष्णम और अनिर्दिष्ट रस है, यानी उसका रस कौन सा है, जो षड रस बताया गया उसमें फिक्स नहीं रहता। उष्णम अनिर्दिष्ट रस दश गुण, कौन से कितने गुण बताए गए हैं, दश गुण मुक्तम। ठीक है, दश गुण है उसके। लघु रुक्ष आशु विशद व्यवहार तीक्ष्ण विकासी सूक्ष्म उष्ण, और यहाँ पे एक टेंथ आएगा, वो है अनिर्दिष्ट रस। हाँ ये है, देखो इधर है, अनिर्दिष्ट रस, ठीक है। लघु शरीर में हल्कापन और तीव्रता लाता है। रुक्ष शरीर में शुष्कता और वात दोष बढ़ाता है। आशु जल्दी शरीर में फैल जाता है। ये देखो आपने ये सब का मीनिंग तो आपको पता ही होगा। विशद जो मल को साफ करता है, स्निग्धता को सोखता है। व्यवाही बिन पाचन के पूरे शरीर में फैल जाता है। फिर है तीव्रता, तीव्र वेग करता है, चलन पाक और लेखन कर्म करता है। फिर है विकासी, रस धातु को अलग कर जोड़ कमजोर करता है। सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र में प्रवेश करके तेजी से प्रभाव डालता है। फिर है उष्ण, गर्मी बढ़ाता है, पाचन व पसीने को उत्तेजित करता है। ठीक है। अब है अनिर्देश, जिसका स्वाद परिभाषित नहीं किया, जो मैंने आपको समझाया कि जिसका रस फिक्स नहीं है। देखो ये 10 आपके सब नाम भी आपको याद रखोगे ना, रुक्ष लघु आश्रित विकासी व्यवायी, फिर विशद तीक्ष्ण सूक्ष्म उष्ण अनिर्दिष्ट रस, इतने आप नाम भी याद रखोगे ना, तो अंदर का आप खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी सूक्ष्म है तो उसमें क्या एक एक यहाँ पे जो लाइन दी हुई है वही याद रखने की जरूरत नहीं है, आप खुद से भी लिख सकते हो कि जो सूक्ष्म छिद्र में प्रवेश करे। ठीक है। उष्ण, जिसका वो वीर्य उष्ण है, जो गर्मी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये सिंपल है, अंदर का आप खुद से भी लिख सकते हो, आपको सिर्फ 10 गुण अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आचार्य सुश्रुत ने कुछ अलग दिया है, वो देख लेते हैं। आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है, सभी गुणों के जो चरक ने दिए उसका स्वीकार किया है, लेकिन अनिर्दिष्ट रस जो है उसके अलावा उन्होंने एक नया रस दिया है। कौन सा, अपाक, अपाकी, अपाकी। ठीक है, अनिर्दिष्ट रस सुश्रुत ने कैंसिल कर दिया और कौन सा लाया है, अपाकी। अपाकी का अर्थ है जो शरीर में जल्दी पचता नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए आप याद रखना। सुश्रुत ने एक अलग दिया गया है, वो कौन सा है, अविपाकी। और कौन से को रिप्लेस किया है, अनिर्दिष्ट रस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विष मध्य और ओजो गुण के, देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो लास्ट बैच गया ना उसके एग्जाम में ये 5 मार्क का क्वेश्चन बना है। विष मध्य ओजो गुण के बीच अंतर लिखो, ये 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है, आपको अच्छे से आना ही आना चाहिए। ठीक है, मध्य के प्रभाव और गुण ओज और फिर है विष। लघुष्ण तीक्ष्ण शुष्क अम्ल व्यवाय आशु में वचर रुक्षम विकास विशदम मध्यम दश गुणम स्मृतम। देखो ये श्लोक आप याद नहीं रखोगे चलेगा, मैं खुद बोल रही हूँ, श्लोक मत करो। श्लोक आपको सिर्फ ये विष के आना चाहिए, विष के गुण कौन से उसका श्लोक आना चाहिए। फिर ये टेबल अच्छे से कर लो, ये टेबल आप लिख लोगे, एग्जामिनर खुश। मैं आपको ये लिख के देती हूँ, ये एग्जामिनर का फेवरेट है, ये टेबल आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, अच्छे से रट लो। ठीक है, श्लोक नहीं करोगे एक टाइम पे चलेगा इन सबके, लेकिन आपको ये टेबल आना चाहिए। अभी आपको ये अच्छे से आना चाहिए। विष के गुण हमने देख लिए 10, कौन से है, लघु रुक्ष तीक्ष्ण उष्ण सूक्ष्म आशु व्यवहार विकासी और अनिर्दिष्ट रस। मध्य के गुण देखो ये सेम है, लघु लघु रुक्ष तीक्ष्ण उष्ण सूक्ष्म आशु व्यवहार विकासी विशद और अम्ल। ये अम्ल एक ऐड होता है अनिर्दिष्ट के रस की जगह। ठीक है, ये आपको याद करना है। और फिर है ओज, ओज के गुण आपको अच्छे से आते होंगे, फर्स्ट ईयर में किया है, संहिता में भी किया होगा ओज के गुण। लघु स्निग्ध मृदु शीत बहल प्रसन्न स्थिर सुलक्षणा पिच्छल और मधुर। देखो मोस्टली ये सारे गुण है ना इसके ऑपोजिट बनते हैं, ये देखा आपने, ये पूरे इसका ऑपोजिट बनता है। तो आप ऐसे याद रख रख सकते हो, ऐसे ट्रिक। ठीक है, ये श्लोक कर लेना, ये श्लोक मोस्टली सब करते हैं, ये श्लोक कर लेना। गुरु शीतम मृदु श्लक्ष्णम बलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिच्छलम स्निग्धम ओजो दश गुण स्मृत। देखो ये भी 10 गुण आया। फिर विष में भी हमने 10 गुण देखा था। ये देखो मैंने जो बताया वही है, इसके गुण विष और मध्य के विपरीत होते हैं। मैंने बोला ना ये ऑपोजिट गुण है, ये ऑपोजिट गुण है। चलो, अभी है विष की गति।
विश की गति में आपको श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ट्रांसलेशन आएगा तो भी चलेगा। अगर याद रहता है श्लोक तो वेल एंड गुड, लेकिन याद नहीं रहता तो चिंता की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य चरक के अनुसार जांगम विश यानी शरीर का इसका शरीर में अधोगामी गति होती है। अधोगामी यानी नीचे की ओर जाता है। जांगम विष यानी प्राणियों से उत्पन्न हुआ। हमने द्रव्य गुण में भी देखा है ये चीज कि जांगम, स्थावर और पार्थिव क्या होता है। आपने द्रव्य गुण पढ़ा होगा, आपको पता ही होगा जांगम क्या होता है, स्थावर क्या होता है, राइट। तो जांगम में क्या होता है कि जो अधोगामी नीचे की गति में जाने वाला होता है, और स्थावर क्या होता है जो ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की गति में जाने वाला होता है। और स्थावर विष में क्या आएगा, वनस्पति, खनिज आदि। और जांगम में प्राणियों द्वारा विष। चलो, अभी गंगाधर ने इसमें कुछ अलग टिप्पणी की हुई है। क्या, पूरा उल्टा। जो स्थावर में बताया गया है ऊर्ध्वगामी, वो अधोगामी में है, और जो जांगम में अधोगामी बताया उसको उन्होंने ऊर्ध्वगामी गति दी गई है। ठीक है, ये गंगाधर का राय है, अगर ये आपको याद रहे तो ठीक है, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यू में भी ये नहीं आता है। चलो आगे देखते हैं। विष के अधिष्ठान, साइट ऑफ विष। हाँ देखो, ये अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, अच्छे से देखेंगे। स्थावर विष, वनस्पति एवं खनिज स्रोतों से उत्पन्न विष, उसको हम स्थावर कहेंगे। जांगम यानी प्राणियों द्वारा उत्पन्न। ये हमने अभी ऊपर देखा है, नथिंग न्यू फॉर अस। अभी देखते हैं आगे। स्थावर विष के अधिष्ठान, स्थावर विष का अधिष्ठान उन वनस्पति एवं धातुओं के भागों में होता है जहाँ विष की उत्पत्ति अधिक होती है। स्थावर विष के कुल 10 अधिष्ठान होते हैं, इनकी कुल संख्या 55 दी गई है। देखो ये अभी एमसीक्यू के लिए मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, कितने अधिष्ठान है, 10। कितनी संख्या है, 55। प्रकार है उसके, संख्या 55 प्रकार। ठीक है, ये याद कर लेना, ये आएगा ही आएगा एमसीक्यू में। इसके भी श्लोक करना जरूरी है, श्लोक इंपॉर्टेंट है। श्लोक याद ना रहे तो चलेगा, लेकिन कर लो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीरसार एव च निर्यासोदातवश्चैव कंदश्च दशमः स्मृत। ये श्लोक मेरे को भी बहुत अच्छे से आता है, बहुत इजी है, और ये श्लोक याद कर लोगे ना तो क्या होगा पता है आपका ना, ये जो एक एक अधिष्ठान है ना, मूल है, पत्र, फल, पुष्प, ये वो याद नहीं करने पड़ते, आपको श्लोक आता है, आप अपने आप लिख पाओगे। इसकी संख्या भी आपको याद करनी पड़ेगी। 8, 5, 12, जैसे मूल है तो उसकी 8 है, पत्र 5 है, फल 12 है, पुष्प 5, त्वक 7, सार में 7 है, फिर निर्यास में 7, क्षीर 3 है, धातु में 2, और कंद में 13। ये आपको याद करना पड़ेगा। अभी ये देखो एग्जाम्पल आप एक बार के लिए नहीं करोगे ना तो चलेगा, लेकिन संख्या तो करनी ही करनी है। एग्जाम्पल भी वैसे तो आप कर लो तो आपके लिए अच्छा है, एग्जामिनर को ज्यादा अच्छा लगेगा, आपकी इंप्रेशन अच्छी होगी। मूल, मूल में क्या है, मतलब जो जिसका, अभी देखो ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि मूल यानी जिसका पोर्शन रूट में रहा हुआ है। जैसे भांग है, गुंजा। पत्र में कौन कौन से है, विषपत्रिका। फिर फल, विषपत्रिका वरदारू। फिर फल में कौन कौन से, वेणुका है, नंदन है। पुष्प में कादम्ब, फिर है करम्भ। त्वक में है करम्भ और नंदन। सार में, ये देखो एक बात बताऊं तो उदाहरण आप नहीं करोगे तो चलेगा, इतना कोई लोड लेने वाली बात है, इसका एमसीक्यू भी नहीं आता है। सिर्फ आप संख्या याद कर लो और अधिष्ठान याद कर लो, बहुत अच्छा है। फिर ये क्षीर में देखो, ये स्नूही इम्पोर्टेंट है। फिर ये कर्तरी निर्यास में आता है। धातु विष में हरताल, धातु विष, सांखिया। फिर कंद में है महाविष, कालकूल और वत्सनाभ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जांगम विष के अधिष्ठान, सेम मैंने बताया, ये जो कितने हैं अधिष्ठान, 16, ये संख्या याद कर लो। ठीक है, इसका श्लोक याद नहीं रहेगा तो चलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा है, वैसे ये इसका श्लोक कोई करता नहीं है। लेकिन अगर आपको याद रहे तो आप देखो, मैं जिसमें भी ये कह रही हूँ ना कि श्लोक नहीं करोगे तो चलेगा, चलेगा इन द सेंस, ठीक है, बहुत लोड लेने की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको याद रहता है, आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो तो डेफिनेटली करना है, आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम जांगम विष के 16 अधिष्ठान। फर्स्ट है, इसका ना एक छोटा सा श्लोक है, अब वो अगर आप याद कर लोगे, इतना ही, सिर्फ इतना, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। तत्र दृष्टि निश्वास दृष्टा नख मूत्र पुरी शुक्र लाला आर्तव मुख संदंश विषय
वर्धित तुंड अस्थि पितुषुक शवानिति सुश्रुत कल्प स्थान का श्लोक है। ये देखो ऊपर की लाइन आपको याद नहीं रहेगी चलेगी, ये इतना कर लेना। ठीक है, इससे ही आपको याद रहेगा ये 16 अधिष्ठान, वरना ये आप फिर क्या होगा पता है, एक दो याद नहीं आएंगे एग्जाम में। इससे अच्छा श्लोक कर ही लेना। जंग विष के 16 अधिष्ठान। फर्स्ट है दृष्टि। कुछ जीवों की आंखों की रोशनी से विष का प्रभाव पड़ता है, जैसे दिव्य सर्प। ठीक है, अभी दिव्य सर्प क्या है हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए याद रख सकते हो। फिर है निश्वास। सांप अजगर यानी कि उसके सांस की विषाक्त गैस निकलती है उसके सांस में से, ठीक है, वो है निश्वास। फिर है दंष्ट, फैंग्स, टीथ, जैसे सर्प है, वानर है, मकर मंडूक, घृहल क्रोधिका, इन सबके दांतों में विष होता है। फिर नख, वानर है, मकर है। ठीक है, अभी देखो इस पे भी एग्जाम्पल याद नहीं रखोगे चलेगा, लेकिन उनका मीनिंग पता होना चाहिए। एग्जाम्पल सबका एक एक याद कर लोगे ना तो बहुत ही अच्छा है। मूत्र में देखो क्षितिप है, सर्प सर्षपक है, ओटक। फिर पुरुष, पुरुष में कुछ जीवों के मल में विष पाया जाता है, जैसे है वर्चकेट, तो तोटक। फिर है शुक्र, वीर्य में, जैसे मूषक। ये देखो ये एक इम्पोर्टेंट है, मूषक मूषक, एमसीक्यू में ये आ सकता है। सिंगल होता है ना तो एमसीक्यू में आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लाल, हाँ लाल, दैट इज सलाइवा, सला, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों लूता और मुशक, बाकी सबके एग्जाम्पल नहीं करोगे चलेगा, इन दोनों के कर लेना, ठीक है, एमसीक्यू के लिए। फिर है आर्तव, मेंस्ट्रुअल ब्लड। कुछ मादा जीव के मासिक धर्म का रक्त विषैला होता है, जैसे लूता। फिर है मुख संदंश, बाइट ऑफ इंसेक्ट। कुछ कीटों और जंतु के काटने से विष फैलता है, माक्सिका, कर्णव और जलोका। ठीक है, फिर है विषर्दित, स्टिंग। चित्रशीर है, सराव है, सारिका, मुख, मेंढक आदि के डंक में विष होता है। फिर है तुंड। कुछ पक्षियों की चोंच विषैली होती है, जैसे पदी है, शुक, भ्रमर। अस्थियों में भी होता है, जैसे सर्प, मत्स्यास्थि। फिर है पित्त। पित्त मतलब बाइल। कुछ जीवों के पित्त अत्यधिक विषैले होते हैं, जैसे मत्स्य, शाकुली मत्स्य। फिर है शुक, feathers। मछलियों के पंखों, कांटों में विष होता है। फिर है शव। कुछ मरे हुए जानवरों के शरीर में विष होता है, जैसे किट और शर। ठीक है, ये हो गया। ये 16 अधिष्ठान याद कर लेना अच्छे से, पूरे के पूरे। फिर है विष और पॉइजन का वर्गीकरण। देखो अभी क्लासिफिकेशन ऑफ विष एंड पॉइजन है कि क्या फर्क होता है विष और पॉइजन में। ठीक है, कुछ कुछ लोग ये समझते हैं कि ये दोनों सिनोनिम्स है, लेकिन ये दोनों बहुत अलग होते हैं। अभी टाइप्स ऑफ विश में दो है, कृत्रिम और अकृत्रिम। ठीक है, स्वाभाविक और संयोगज। अकृत्रिम में क्या आएगा, जो विष अपने प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं उन्हें अकृत्रिम विष कहा जाता है, जिसके दो प्रकार हैं, स्थावर और दूसरा आएगा, एक है स्थावर और दूसरा है जानवर। पहले हम स्थावर के बारे में बात करेंगे। स्थावर यह अचल नॉन मूविंग वस्तुओं में पाया जाता है, जैसे वानस्पतिक विष है, मौलज है, मूल और आदि स्थिर विष में कहते हैं। ठीक है, स्थावर और जांगम विष। तो स्थावर में भी दो विष उपभेद है, वानस्पतिक विष और खनिज विष। वानस्पतिक जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, जैसे वचनाभ है, लांगली, स्नूही। और फिर है खनिज, जो धातुओं में पाए जाते हैं, जैसे वंग है, पारा यानी मर्क्यूरी, हरताल, सांखिया, गंधक आदि। ठीक है, ये क्या बात हो गई, ये स्थावर। अभी दूसरा है जांगम, एनिमल बेस्ड, जो जीवित प्राणियों में होता है, चेतन भी कहा जाता है उसको, चेतन या दृष्टाविष। कीट, सरीसृप, अन्य जहरीले जीवों में, जैसे सांप है, बिच्छू, मकड़ी, मधुमक्खी, गिरगिट आदि में पाया जाता है। फिर है कृत्रिम विष, संयोगज विष। जो विष दो या अधिक पदार्थों के भौतिक या रासायनिक संयोग से बनते हैं उसे कृत्रिम विष कहता है। अभी कृत्रिम विष में भी दो टाइप है, गर्विष है और दूसरा टाइप है दूषी विष। देखो ये ना क्लासिफिकेशन आप पूरा एक टेबल बना लेना, पहले दो टाइप है, अकृत्रिम और कृत्रिम। अकृत्रिम में दो टाइप है, स्थावर और जांगम। ठीक है, स्थावर में वापस दो टाइप है, वनस्पति और खनिज। और फिर दूसरा आता है कृत्रिम, उसमें दो टाइप है, दूषी और गर। ये पूरा एक टेबल टाइप आप बना देना।
अभी गर्विश में आर्टिफिशियल पॉइजन है, इसमें गर्विश का क्या मतलब होता है? विष रहित पदार्थों को मिलाने से जो विष बनता है उसे गर्विश कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर से शहद दैट इज हनी और दूध को समान मात्रा में मिलाने से वो विष बनता है। हाँ, दैट वी ऑल नो, ये विरुद्धाहार में भी आया हुआ है। ठीक है, अभी है दो या अधिक जहरीले पदार्थों का, हाँ ये वही समझाया गया है। अभी देखते हैं हम दूसरी विष दैट इज स्लो पॉइजन। ये देखो मीनिंग आपको पता होना चाहिए, गर यानी आर्टिफिशियल पॉइजन और दूषी यानी स्लो पॉइजन। जब कोई विष शरीर में लंबे समय तक रहता है और धीरे धीरे धातुओं को दूषित करता है, तो उसे दूषी विष कहते हैं। यह रक्त और अन्य धातुओं को प्रभावित कर कालांतर में घातक हो सकता है। देखो ये गर्भ विष और दूषरी विष का ना अलग से हमारा चैप्टर्स भी है ही अगर तंत्र में, हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आपको इसका बेसिक मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है वो पता होना चाहिए ये चैप्टर के अंत तक। शरीर में लंबे समय तक रहता है और धीरे धीरे धातुओं को दूषित करता है, इसको दूषी विष कहते हैं। रक्त और अन्य धातुओं को प्रभावित कर कालांतर मतलब समय समय पे बहुत टाइम अंदर रहने तक वो घातक हो सकता है। अभी एक और क्लासिफिकेशन क्या है, रस तरंगिणी के अनुसार विष और उपविष। ठीक है, ये रस तरंगिणी के अनुसार विष और उपविष का क्लासिफिकेशन है। इसमें 9 टाइप, 9 प्रकार के विष बताए गए। ये देखो आपको ना ये आना चाहिए, ये 9 कौन से और ये 11 कौन से है ना, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये अभी नहीं ना तो आपको आरएसबी के मतलब रसायन शास्त्र का आपका जो है सब्जेक्ट, इसमें भी काम आने वाले उपविष और विष के टाइप्स। ठीक है, ये 9 कौन कौन से है? हलाहल कालकूट श्रृंगश्च प्रदीपन सौराष्ट्रिको ब्रह्मपुत्र हारिद्र शक्तुकस्तथा वत्सनाभ इति ज्ञेय विषभेदा अमीनव। देखो ये श्लोक है, श्लोक याद रहे तो बहुत अच्छा है, आपको पूरे स्थावर विष ना एक एक इंडिविजुअल करने हैं। यही इसी सब्जेक्ट में आगे देखेंगे हम सेकंड सेमेस्टर में, उसमें आपको एक एक विषय डिटेल में करना है। अगर इस ये श्लोक आप अभी से कर लोगे ना तो आपको इजी रहेगा आगे जाकर। ये 9 जो मैंने आपको बताई वही है। फिर उपविष, उपविष में क्या है? 11 उपविष। अभी 11 उपविष में श्लोक नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन उनके नाम अच्छे से आना चाहिए। विष्णुतिंदुक यानी कपिलु, अहिफेन जायफल बीज रेचक विष, धतुरा बीज विजया दैट इज भांग, गुंजा भलातक, अर्क क्षीर, स्नोही क्षीर, लांगली, करवीर। ठीक है, अन्य आयुर्वेदिक मतानुसार विष का वर्गीकरण वाग्भट के अनुसार क्या वर्गीकरण है? ये देखो, हाँ अभी ऊपर पढ़ा वो कौन से किसके अनुसार था? रस तरंगिणी। ठीक है, और अभी हम देखेंगे वाग्भट के अनुसार दो है, अकृत्रिम विष और कृत्रिम विष। अकृत्रिम विष में आएगा स्वाभाविक है और कृत्रिम में मिश्रित, ऊपर देखा वही सेम है। काश्यप संहिता के अनुसार भी वही है, अकृत्रिम और कृत्रिम। कृत्रिम में भी हमने जो देखा वही है, दूषी और गर। ठीक है, देखो ये इजी है, ये लेंथी है, अंडरस्टैंड ये सब्जेक्ट थोड़ा लेंथी है, थोड़ा बोरिंग भी लगेगा कभी कभी, लेकिन ये इजी है, इतना हार्ड नहीं है। मेमोराइज करने के लिए ज्यादा कंटेंट है लेकिन हार्ड नहीं है। ठीक है, अभी है बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ इंटेंशन मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन। हाँ ये मैंने जो आपको बताया था ये मेडिकल लीगल क्लासिफिकेशन है आपका। अभी वो हम मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट है सुसाइडल, सुसाइडल यानी सेल्फ हार्म। अभी आपको पता है कुछ पॉइजन यूज होता है खुद को मारने के लिए, उसमें आएगा सुसाइडल, जैसा आर्सेनिक है, पोटेशियम साइनाइड। फिर है होमिसाइडल, दूसरे को मारने के लिए जो यूज होता है ना वो होमिसाइडल में आएगा। जैसे आर्सेनिक है, अकोनाइट है, ओपियम है, स्ट्रिकनस है, मर्क्यूरी। फिर कैटल पॉइजन, पॉइजनस सब्सटेंस अफेक्टिंग लाइवस्टॉक दैट इज आर्सेनिक ओलिएंडर है। कैटल पॉइजन यानी जो कैटल्स को एक साथ मारने के लिए यूज होता है। फिर है सुपरफाइन एजेंट यूज टू रेंडर अनकॉन्शियस, जो अनकॉन्शियस करने के लिए यूज होता है, धतूरा भांग। ठीक है, फिर है सुपरफाइंग एजेंट्स यूज टू रेंड, हाँ ये तो देख लिया। फिर है फूड पॉइजनिंग, कंटामिनेंट्स causing toxicity in food, ये भी हमें पता है ये फूड पॉइजनिंग क्या होता है। ड्रग्स डिपेंडेंट सब्सटेंस causing एडिक्शन, ओपियम, अल्कोहल, टोबैको, इन सभी में आएगा। ठीक है, ये टोबैको भी इट्स ड्रग डिपेंडेंस, मतलब आपको वो ड्रग लेने की आदत हो जाएगी। ओपियम और अल्कोहल क्या है? ओपियम यानी वो जो ड्रग्स करते हैं ना आजकल वो। और फिर है अबॉर्टिफिकेंस,
यूज टू इंड्यूस अबॉर्शन, जो अबॉर्शन करने के लिए यूज होता है। अर्गॉट है, कॉटन से रूट भाग, ठीक है। अभी ये हमने देख लिया। ये क्या हो गया, मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन। देखो अभी आपको ना 5 मार्क्स क्वेश्चन ये आता है कि राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन। इसमें आप चरक का लिखोगे, फिर ये रसतरंगिणी का हमने देखा वो लिखोगे, वाग्भट का वाग्भट के लिखोगे। बहुत सारा है, 5 मार्क में इतना इनफ है। लेकिन अगर आपको मॉडर्न के हिसाब से पूछा है तो ये मेडिको लीगल लिखना है आप, ठीक है। तो ये भी आपको आना चाहिए, ये आपको लाइटली नहीं लेना है। मॉडर्न के हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए। अभी दूसरा क्लासिफिकेशन है based on symptoms or effect. First is corrosive, strong acid or strong alkalis that damage tissue, उसको वो आएगा corrosive में। एग्जाम्पल है एसिड और alkalis जो दोनों स्ट्रॉन्ग है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। alkalis यानी बेसिक, बेसिक में कौन कौन सा है, कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पोटैश, यानी सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटैश दैट इज हाइड्रोक्साइड। चलो, इरिटेंट्स। अभी कज इरिटेंट्स यानी दोज कजिंग वॉमिट, वॉमिट, डायरिया एंड पेन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है उसका, इनऑर्गेनिक, जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मैकेनिकल, उसके भी 3 पार्ट है। इनऑर्गेनिक में आएगा मर्क्यूरी, फॉस्फोरस, कॉपर, आर्सेनिक। ऑर्गेनिक में है कैस्टर सीड, क्रोटोन सीड। क्या देखो, ये सब की आपको दो दो एग्जाम्पल कर लोगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अच्छे से आना ही चाहिए। कोई भी इतना महान नहीं होता कि सब कुछ डिट्टो आप रट सको। लेकिन दो दो एग्जाम्पल भी करोगे ना तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। दो दो एग्जाम्पल तो आपको करने ही करने, क्योंकि क्लासिफिकेशन इसका आता है मेनली, ठीक है। फिर है न्यूरोटिक्स। न्यूरोटिक्स में क्या है, अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम कजिंग ड्राउजीनेस, कोमा और पैरालिसिस। उसमें है सेरेब्रल, स्पाइनल और पेरिफेरल। उसमें भी 3 टाइप है, सब कैटेगरीज है। सेरेब्रल यानी जो ब्रेन पे मेनली अफेक्ट करेगा, ये ओपियम है, धतूरा है, अल्कोहल है, कैनबिस है। फिर है स्पाइनल, स्पाइनल यानी जो स्पाइनल कॉर्ड पे अफेक्ट करेगा, उसका एग्जांपल है नक्स वोमिका। एंड पेरिफेरल का एग्जांपल है कॉनियम ट्यूरा, तो जो बोथ मतलब दोनों में, पेरिफेरल यानी पूरे बॉडी पे, यानी सेरेब्रल स्पाइनल दोनों पे इफेक्ट करेगा। देखो अभी ना आपको ये अभी याद नहीं रह रहा है ना कि सेरेब्रल कौन सा है, स्पाइनल कौन सा है। अगर आपको अभी ये याद नहीं रह रहे हैं ना सारे एग्जाम्पल्स, लेकिन आगे जाके ना ये सभी इंडिविजुअली आने ही वाले हैं। जैसे नक्स वॉमी का इंडिविजुअल आएगा, पूरा पढ़ना है। फिर ओपियम भी पूरा पढ़ना है, तो तब तो आपको याद रहने ही वाला है। अभी से अगर याद कर लोगे तो अच्छा है, फिर अच्छा है आपके लिए। कार्डियक पॉइजन जो आपको हार्ट पे अफेक्ट करेगा, सिंकोप करेगा, डिजिटालिस है, अकोनाइट है, निकोटीन है। फिर एक्सपेक्सियंट यानी आपको लंग्स पे या रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अफेक्ट करेगा, सीओ, CO2, H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड। मिसलेनियस यानी दूसरा कुछ है, तो मिसलेनियस में कौन कौन सा है, कि एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स, एंटीहिस्टामाइन, ट्रैंक्विलाइजर, एंटी डिप्रेसेंट, स्टिमुलेंट, हेलुसिनोजन, ठीक है। ये सभी है। अभी एनाल्जेसिक यानी जो पेन में काम करता है, एंटीपायरेटिक फीवर में काम करता है, एंटीहिस्टामाइन वॉमिटिंग में काम करता है, ट्रैंक्विलाइजर भी एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। फिर है स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट यानी जो आपके बॉडी को स्टिमुलेट करे, हेलुसिनोजेंस यानी नींद लाने में जो काम आता है। तो अभी हम पहुंचे हैं टॉपिक नंबर 4 पे। अभी टॉपिक नंबर 4 से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इसका पार्ट 2 लेक्चर आएगा, क्योंकि चैप्टर इटसेल्फ इज वेरी वास्ट। तो अभी टॉपिक 4 से हम देखेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। इधर तक हम अभी डन करते हैं, ठीक है। इधर तक मैं आशा रखती हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। हमने क्लासिफिकेशंस बहुत अच्छे से डिटेल में देखा है। एक बार रिवाइज कर लेना, आपको याद आ जाएगा। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन भी बहुत इजी है। फिर जो अधिष्ठान है, स्थावर जंगम, उसके नंबर अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है। ओवरऑल ये चैप्टर इजी ही है, कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ मेमोराइज करने का कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो अभी उसके आगे का हम बाद में देखेंगे पार्ट 2 में। चलो बाय बाय, इतना रिवाइज पक्का कर लेना, बाद में पार्ट 2 भी देख लेना।